अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। और इस प्रोग्राम में मेरा जो पैनल है उसमें साथ देंगे गुल नुखैज़ अख्तर साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं मज़हर बरलास साहब। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन PTI और जो बुशरा बीबी हैं उनके मुबैयना गैर शरई निकाह की जो है वो समाअत हुई है। और खावर मानिका साहब के जो मुलाजिम हैं जिनका नाम लतीफ़ बताया जाता है, उन्होंने अपने जो बयान है अपना वो कलम बंद कराया। और जो बातें उन्होंने कही हैं मैं एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा है कि साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते थे और साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। और जब मैं उस कमरे में जाता था तो मुझे गालियाँ दी जाती थी और मुझे डांटा जाता था और उस कमरे से निकाल दिया जाता था। और उनका ये भी कहना है कि खावर मानिका साहब मुझे कहते थे कि जाओ कमरे में और जाओ देख कर आओ। नाज़रीन, इस केस का जो कानूनी स्टेटस है वो अपनी जगह। आज जब उनके मुलाजिम को वहाँ पर पेश किया गया तो गवाह जो कि उनके मुलाजिम है उनका चेहरा ढांप कर उनको लाया गया। क्या कोई गवाह चेहरा ढांप कर गवाही दे सकता है? क्या वजह थी गवाह का चेहरा ढांपने की? क्या ये दहशतगर्दी के मुकदमे का कोई गवाह था? गवाह की गवाही कौन देगा? ये सब बातें तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा एक शिकवा है यहाँ पर। नाज़रीन, आमतौर पर कोशिश ये होती है कि सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर लाया जाए, ये अवाम का हक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यही जो सियासत है उसको ड्राइंग रूम से सीधा बेडरूम तक घसीटा जाने लगा है। और एक बार नहीं, बार बार ये घटिया हरकत की जाती है और सब पार्टीज की तरफ से तकरीबन ये हरकत की जाती है। किसी का किरदार कैसा भी है, गवाही सच्ची है या झूठी है, किसी के साथ कोई ताल्लुक किसी का है या नहीं है, ये सारी बातें अपनी जगह पे है। लेकिन इस डर्टी गेम खावर मानिका की तमाम फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके आगे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो उन सब की जिंदगियों को तहस नहस करके रख दिया है। बहतान, इल्जामात, जुमले, ताने ये कई नस्लों तक जाएंगे और ये याद रखे जाएंगे, ये लोग भूलेंगे नहीं। कंदील बलोच का केस आपको याद होगा। इतनी ज्यादा बातें की गई, वो बातें आपकी तरफ से हो या मेरी तरफ से हो, इतनी ज्यादा बातें की गई कि उनके अपने ही भाई के हाथों उसको मरवा के कब्र तक पहुंचा दिया गया। फिर सुकून आ गया, सबको ही सुकून आ गया। फिर कंदील के साथ हमदर्दियां भी जा गई, फिर उसके ऊपर ड्रामे भी बने, फिर उसको मजलूम साबित भी किया गया। क्या फायदा? अभी आपको वही सुकून चाहिए? कभी सोचा है आपने कि मानिका फैमिली से कोई भी उनका सरफिरा रिश्तेदार जो है वो नाम निहाद गैरत के नाम पर कोई ऐसी हरकत कर जाए जिससे उस खातून की जिंदगी को खतरा लाहक हो जाए? कभी सोचा है आपने? अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार होंगी, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले जो लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे, जो इन बातों को बेडरूम तक घसीट कर लेके जा रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। खातून की जिंदगी को खतरा लाहक हो जाता है, ये सब जानते हैं। हम आग के साथ खेल रहे हैं नाजरीन। हम और खुदा की कसम इस तरह के केसेस को डिस्कस करके, इस तरह की बातों को डिस्कस करके हम वाकई जो है वो आग के साथ खेल रहे हैं। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन अब ये नजर आने लगा है कि मोहब्बत में, जंग में और सियासत में सब जायज है। मुझे तो ये लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये लाइन जो है वो और तब्दील हो जाएगी। उसमें होगा मोहब्बत में, जंग में, सियासत में और हुकूमत में सब जायज है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप जो मर्जी करें, किसी के किरदार पे कीचड़ उछालें, किसी के बेडरूम की कहानियां जो है वो आवाम तक लेके आए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप सब कहेंगे कि ये जायज है। इतना ही कहूंगी आखिर में कि जो हमारी सियासत है नाज़रीन वो इस लेवल तक पहुंच गई है कि अगर आपने अपने मुखालिफ को जलील करना है तो आपके पास 3 बड़े स्ट्रॉन्ग टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले औरत, दूसरा करप्शन और तीसरा शराब। ये 3 टूल्स हैं जो पिछले 7 दिहाइयों से इस्तेमाल हो रहे हैं अपने मुखालिफों को जलील करने के लिए, और इसका इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। खुदारा मेरी सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि अब बस करें, अब होश के नाखून लें। खुदारा लोगों की जाती जिंदगियों को अवाम में उछालना, सड़कों पे उछालना, टेलीविजन पे उछालना जो है वो बंद कर दें, वरना ये बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी की तरफ हमें ले जाएगा। मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी इस टॉपिक को लेके। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि इस केस का जो कानूनी स्टेटस है वो भी डिस्कस करेंगे, गवाह के बयान को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे उनको लाया गया वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बात मैं कर रही थी जिसपे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है और होनी भी चाहिए, आप भी इत्तेफाक करेंगे मेरे इस पॉइंट से, ये कब ट्रेंड खत्म होगा बरलास साहब? या वाकई बढ़ता ही चला जा रहा और इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा? सुमैरा मिर्ज़ा, गुजारिश ये है कि आपने जो इब्तदाइये में बातें की हैं वो बड़ी कमाल है, और मैं समझता हूँ कि
मुझे भी शर्म आ रही है गुफ्तगू करते हुए कि किस घटिया लेवल पे ला गए हैं लोग। यानी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह की बातें होंगी। मगर यहाँ मैं अगर बात करूँगा तो फिर पता नहीं कई लोगों को के लिए मसले मसाइल बनेंगे। आप देखिए कि ख़वातीन के हवाले से हमेशा एक ऐसी पार्टी है जो उनकी किरदार कुशी करती है। उन्होंने ही मोहतरमा फातिमा जना की किरदार कुशी की, वही फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें ले आए। और बाद में भी आप देखें कि कभी किसी से किताब लिखवाते हैं, कभी किसी से कुछ करवाते हैं। और असम्बली में भी ख्वाजा आसफ साहब को लोग भूल तो नहीं गए कि वो ख़वातीन के मुख्तलिफ नाम रखते हैं, उन्हें गलत नामों से बुलाते हैं। तो ये वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि गंदी सियासत है। और खुद उनकी पार्टी का ये आलम है कि उन्होंने बहुत शादियां की, लेकिन मैं उनके मुखालफिन को दाद देता हूं कि उन्होंने वो चीजें नहीं उछाली। अब पैसा हर एक के पास होता है किताबें लिखवाने के लिए और सहूलियात पहुंचाने के लिए, जी जी। लेकिन ये अपना अपना ज़र्फ है। मैं समझता हूं कि ये एक गंदी सियासत है, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। अब जो इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनमें से एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि वो जो लतीफ़ है वो आते वक्त भी रो रहा था, जाते वक्त भी रो रहा था। अच्छा। अब पता नहीं उसके पेट में दर्द होगा या क्या होगा कि वो बेचारा क्यों रो रहा था। ठीक है। और मुझे तो खावर मानिका साहब पर भी हैरत हो रही है। हाँ जी। कि मानिका साहब क्यों अपने घर का जो है गलाजत उसको उछाल रहे हैं और अपने घर को नंगा कर रहे हैं। और उन्हें वो खुद को कहते हैं मैं बड़ा मजहबी आदमी हूँ। तो मजहबी आदमी तो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, अल्लाह सतारुल अय्यूब है। बरला साहब हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम पार्टीज जो एफिलिएशन है उससे बालातर होकर नुखैर साहब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि हर पार्टी में इस तरह के काम किए जाते हैं, हर पार्टी में डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? जी हाँ, गुजारिश ये है बरला साहब मैं नुखैर साहब से इस सवाल का जवाब ले लूं फिर आपकी तरफ। ओके ओके। जी 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 नुखैर साहब। सुमेरा, अल्लाह आपका भला करे। मैं ये कह रहा था कि आपने ये जुमला इस्तेमाल किया कि हर पार्टी में ऐसा है। हाँ जी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ मासूम दोस्त जब जिक्र करते हैं औरत को पार्टी में सियासत में इस्तेमाल करने का, जी जी जी, तो उनकी नज़र में सिर्फ दो पार्टियां ऐसी हैं या एक पार्टी ऐसी है जो ऐसा करती है। पीछे एक पूरी तफसील है। और ये कहा जाए कि बाकी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया या वो चाहते तो मुखालफिन की शादियों पे बात कर सकते थे। तो मुझे बताइए, मुखालफिन की शादियों पे जो बात हुई है वो किसने की है? जो अब तक आपके पास किसने नहीं की? और अगर नहीं की तो फिर मार्केट में कैसे वो कहानियां पहुंची हैं? मुखालफिन ने पहुंचाई है ना। मरियम नवाज का जो दरवाजा तोड़ा गया कराची में, ठीक है, उस पर क्या ट्वीट हुए, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, फेसबुक पे पढ़िए और दाद दीजिए उस पार्टी को जिन्होंने आज ये नुक्ता नजर अपनाया कि खवातीन की इज्जत करनी चाहिए। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसका लीडर जलसे में खड़े होकर कहता है कि मरियम नवाज शरीफ से कि मेरा नाम आहिस्ता लिया करो, तुम्हारा खामन नाराज ना हो जाए। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसने मरियम नवाज की शादी के हवाले से दुनिया जहान की जलालत फैलाई। दाद दीजिए उस पार्टी को जिसने कुलसूम नवाज शरीफ की बीमारी पे क्या क्या कुछ नहीं कहा। जी जी। तो ये कहना कि नहीं वो सिर्फ वो हैं, ये हकायक से नजरें चुराने वाली बात है। इसलिए ऐसी पार्टियों को, जैसे आपने कहा कि सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबके लिए शर्म का मुकाम है ना। इसमें क्यों किसी को मिन्हा किया जाए कि नहीं एक जो साइड है वो निकाल। किसी को छुपाने से कोई पार्टी नहीं छुपने वाली। जी जी। जो नजर आ रहा है वो तो है। मेरे या आपके कहने से सुमेरा कुछ नहीं होगा। जो सब लोगों की नजर में है उसे हम हाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने की लतीफ के पेश होने। जी जी। एक तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है लतीफ का एक बयान अदालत में, जी जी, वो आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे वो शेयर हुआ है। मुझे उसके बारे में शक है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे जो चीज शेयर होती है उसको हमेशा शक की निगाह से देखना चाहिए। कोई नहीं होती। मैं उसकी वजह आपको बताऊं। चले इसका हम जरा इसको कानूनी तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है शखावर साहब।
सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा, ये बात की जा रही है कि गवाह को जो है वो चेहरा ढांप के पेश किया गया, इसकी कानूनी हैसियत पे आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे कि क्या कोई गवाह जो है वो चेहरा ढांप कर गवाही दे सकता है? अगर ऐसा है तो फिर गवाह की गवाही कौन देगा? इसका थोड़ा कानूनी स्टेटस हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा काइंडली। देखिए, ये जो समाज चल रही है ना जी, ये इसको आपको जरा समझने की जरूरत है कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, ठीक है क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट। जी, इसमें जो भी कंप्लेंट फाइल होती है उसमें कंप्लेनेंट पहले खुद अपना इब्तदाई बयान देता है, फिर उसकी सपोर्ट में जो गवाहान होते हैं उनकी गवाहियां होती हैं, ये इब्तदाई बयान होते हैं सारे, और इसको कर्सरी स्टेटमेंट कहते हैं। एक सरसरी सी जो बयान है अच्छा जी, वो ये होता है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो ये जिसके पास इस्तगासा दायर किया गया है, वो इन तमाम बयानात की रोशनी के बाद जो है वो फिर जो कंप्लेनेंट के वकील हैं उनकी बहस सुन के कि वाकई ये कंप्लेंट जो है ये मेंटेनेबल है या काबिल समात है, तो ये वो जो है ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है। अगर वो इसको समझेंगे कि काबिल समात है तो फिर इसको एडमिट करके जितने भी मुल्जमान हैं उनको वो नोटिस जारी कर देंगे, उनको तलब कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अब किसी को जो है वो ढांप के और उसका मुंह ढांप के या वो पेश करने का जो ताल्लुक है, ये वैसे आम हालात में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ओपन कोर्ट्स के अंदर जो है वो गवाह जो है वो उसका चेहरा ढांप के नहीं लाया जाता। सिर्फ एक स्टेज होती है कि कोई भी अगर मुलजिम पकड़ा जाए जिसकी शनाख्त परेड होना जरूरी हो जेल में, तो उसको अक्सर जो है उसका चेहरा ढांप के लाया जाता है। ठीक है लेकिन एक बात जरूर है कि अगर किसी का चेहरा ढांप के भी लाया जाए, इवन अगर कोई खातून है जी जी, वो भी अगर कोई बयान दे रही है मैजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने, तो अदालत अपनी तसल्ली के लिए उसको चेहरा देख भी सकती है कि ये वाकई, और उसकी तस्दीक भी कोई कर सकता है कि ये वाकई। अच्छा सर, एक सवाल आपसे करना था, सॉरी। ये बताइए, ये जो लतीफ साहब पेश हुए अदालत में, अदालत के बाहर की फुटेज तो हमारे पास है, उन्होंने मफलर लिया हुआ है, चूंकि मौसम ऐसा है तो हम कह सकते हैं उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए मफलर लिया हुआ है। उन्होंने मास्क पहना हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन है, स्मोक है, तो उन्होंने मास्क पहना हुआ है। क्या अदालत के अंदर भी आपको कोई इतला है कि वो इसी हुलिये में थे? देखिए, मुझे कोई इत्तला नहीं है, मैं अदालत में था भी नहीं। मैंने भी ये इधर उधर से सुना है कि ऐसा जो है सूरत हाल हुई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, या फिर रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट किया। तो अंदर वैसे उसूली तौर पे यह होता है कि एक पर्दादार खातून जो है वो तो चले पर्दा कर सकती है और उसको कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन कोई मर्द गवाह जो है उसका ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलती कि वो अपना मुंह छुपा कर या उसके जो है वो गवाही दे या कोई भी शहादत या बयान दे। ठीक है। उसमें जो मैजिस्ट्रेट या प्रिजाइडिंग अफसर होता है तो वो उसका चेहरा देख सकता है और उसको कह सकता है कि इसको जो है वो बेनकाब किया है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल और, कि आपने शायद देखा हो व्हाट्सएप पे, अगर आपकी नजरों से गुजरा हो, एक सादा से पेपर की तस्वीर है जो शेयर हो रही है कि अदालत में ये बयान दिया गया। तो अदालत में जो बयान गवाह ने दिया वो अगर तो आपकी नज़र से गुजरा है तो रहनुमाई फरमाइए कि क्या वो असली है या वो मैनिपुलेटेड है? देखिए, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, ना उसकी नकल देखी है। लेकिन ये जो बयानात रिकॉर्ड होते हैं ये कोई खुफिया बयानात नहीं होते, इसकी नकल जो है वो ली जा सकती है, तस्दीक शुदा नकल। और तस्दीक शुदा होगी वो अदालती पेपर पे होगी? जी, अदालत जो है वो किसी भी समात की जिसकी जो कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स ना हो, जिसके बारे में पहले डिक्लेयर ना किया गया हो कि ये खुफिया जो है ट्रायल हो रहा है किसी वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, या जो दस्तावेज पेश की जा रही है वो इतनी हसास नोयत की है कि उसका जो है अफशा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए फिर एक तरीका कार है। लेकिन जो कर्सरी स्टेटमेंट जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई भी किसी फौजदारी इस्तगासा में देता है तो वो खुफिया दस्तावेज नहीं होती, तो उसकी नकल जो है वो हासिल की जा सकती है। मेरा सवाल सर ये था कि वो नकल जो है वो सादा कागज पे होती है या वो किसी अटेस्टेड पेपर पे होती है? नकल जो है वो तो चूंकि मैजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो तो उनकी कलमी होती है, उस पे किसी वो उनके अपने दस्तखत होते हैं या उसमें उनकी मोहर हो सकती है। ओके। लेकिन अगर उसकी कोई तस्दीक शुदा नकल निकलवाना चाहे तो वो कॉपीइंग सेक्शन में अप्लाई करके उसकी तस्दीक शुदा नकल जो है वो ले सकता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाहवर साहब, आपने हमें इसके ऊपर
डिटेल से आगाह किया है। अच्छा, इसमें नुखैस सुमेरा साहब आपने जी। देखा जी जी हमारे पास जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आ रही है, वो मैं अपनी कंप्लीट कर रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सिर्फ एक कागज है, वो आप टाइप करके उसके ये बड़ी प्रिंट निकलवा अफसोस की लें। बात है नुखैस अच्छा, साहब, ये उसमें आपने पढ़ा होगा बहुत क्या-क्या कुछ बहुत लिखा। बड़ा खतरनाक काम है। हाँ जी। मैं आपकी तस्वीर लगाऊं, उसके साथ कोई बयान लिखूं, कुछ भी लिखना और उसका एक वो स्क्रीनशॉट बना के मैं भेज दूं हाँ जी। कि ये लें जी, ये फलां शख्स ने ये कहा है। उसकी तस्दीक कौन करेगा? कौन करेगा? बिल्कुल। तो जब तक वेरीफाई ना हो तब तक आप इस बयान पे मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी यकीन यकीन ना करें। क्योंकि इसमें बहुत बेहुदा बातें लिखी हुई हैं जो मावराए अकल हैं कि या उसमें कई आगे सवालात उठते हैं, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी जो आपने कहा कि खवातीन को डिस्कस नहीं करना चाहिए, सियासत जो है, ये बिल्कुल सही बात है। ये खवातीन डर्टी को ऐसे पॉलिटिक्स टूल नहीं यूज करना चाहिए ना, आप अपने मैं कहता हूं लेकिन ये तरीकाकार जो है ये सदियों से चल रहा है। ये चाणक्य की किताबें आप पढ़ें, जी, जी। वो भी यही लिखता है कि यही तरीकाकार सदियों से चल रहा है, क्योंकि ये तरीकाकार आसान बहुत है। आसान भी है और इसमें जाल में बहुत से लोग फंस भी जाते हैं। बाकी जहां तक रही बात मनिका साहब की, हाँ जी, तो अभी तक की सारी उसमें सारा इल्जाम हम मनिका साहब को दे रहे हैं। किसकी वजह से वो घर बर्बाद हुआ है? मनिका साहब की वजह से तो नहीं हुआ। वो तो जो कल्प्रेट है उन तक तो पहुंचे ना, वो खातून की वजह से हुआ है। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे तो इसमें किरदार बुशरा बीबी का है, जिनकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो हमने ये कहा कि वो जो कुछ कर गई है ठीक है, आप लोग उसके बाद इस मामले को ना उछालें, उस खानदान की इज्जत का अंदाजा लगाएं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कोई सरफिरा उठ के हाँ जी, गैरत के नाम पर कोई भाई बहन रिश्तेदार कुछ भी हो सकता है, मोहल्लेदार, जी। होता ही यही है। तो गैरत के नाम पे कोई उठ के उसकी जान को खतरे में डाल दे, बिल्कुल ऐसे इससे बड़ी खतरनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी माजरत के साथ हम प्रोग्राम भी करते हैं, हाँ जी, हम डिस्कस भी कर रहे करते हैं, हैं, बिल्कुल। हमारे अखबारों में भी छप रहा है, हम नसीहत भी कर रहे हैं कि इस पे बात ना करें, इसके बावजूद हम बात कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात है नुखैस साहब, ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है कि क्या क्या अल्फाज आपने पूरा एक पेज बनाया है अदालती कार्रवाई का, और उसके बाद नहीं, उस पर यकीन क्यों किया जाए? सवाल ये है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस हिस्स को बेदार हमारी कौम की बदकिस्मती ठीक है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग से हम महरूम हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की डिटेल पढ़े तो आपको पता चले कि आपके सामने जो चीज आएगी आपने उसको शक की नजर से देखना है और उसको उस पे तहकीक करनी है। यस, उसको लिटमस टेस्ट है उसका। मजहर बरलाल साहब, कितनी इंपॉर्टेंस है इस गवाही की जो घर का मुलाजिम है इस केस में आपकी नजर में? एक तो मैं शाह कावर साहब ने जो बात की है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती कि मुंह ढांप के आया जाए। तो जिन लोगों का ये ख्याल है कि स्मोग है, तो स्मोग इस्लामाबाद में नहीं है, ना हैदराबाद में स्मोग है, वो लाहौर में है। बाकी जो इसके बारे में, इसकी गवाही के बारे में हामिद खान ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है, बड़े नामवर वकील हैं। उन्होंने कहा जब खावर मानिका की गवाही की कोई हैसियत नहीं तो इसके मुलाजम की गवाही की क्या हैसियत होगी? असल में जो फ्रीकैन है मुतलका दोनों जिन्होंने शादी की, हाँ जी, उनकी बात को माना जाएगा। उनकी बात जो वो कहेंगे, वो कानून ये कहता है कि वो जो मुतासरा फरीक है, दोनों जो मुतलका फरीक है, मुतल्लिका, उनकी बात को अवलियत दी जाएगी। ये तो गवाहों के गवाह पीछे और लतीफ का भी कोई गवाह आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो मुतलका लोग जो हैं दोनों, उनसे नहीं पूछा जाता, उस वक्त तक ये सारी बातें अधूरी रहेंगी। अब केस अदालत में हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करते। अच्छा सुमेरा, एक छोटी सी बात मैंने जी जी नुखैस साहब। पहली बात तो ये कि मैं बार बार कहता हूं कि बात को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझा करें। वो बंदा अदालत में इस हुलिये में पेश हुआ है, ये अभी हमने शाह कावर साहब से सवाल भी किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा इस हुलिये में नहीं पेश हो सकता। हाँ जी, जो नॉर्मल गवाह, वो किसी खास केस में, बिल्कुल वो बंदा जो अदालत, आपने देखा होगा फिल्मी अदाकाराएं भी जो नाचती फिरती हैं, वो पूरा अपना बुर्का करके, ये उनका हुलिया इसलिए होता है कि बाज औकात कुछ लोग मीडिया से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो वो मफलर लेके आया या नकाब पहन के आया, ये सारी फुटेज उसकी अदालत से बाहर की है। ठीक है, अदालत के अंदर अगर वो इस हुलिये में पेश हुआ है तो तब हम इस पे बात करें ना। उसने गवाही साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। खान साहब ने कहा था कि शादी से पहले तो मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा हुआ था, और ओन चौधरी ने इस बात को जो है वो कहा है कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं। ओन चौधरी से पहले भी आप कंदील बलोच के पुराने बयानात पढ़ लें, हाँ जी, उससे आपको पता चल जाएगा। जी, पिंकी पिंकी कहा करती थी, नाम ही उन्होंने उनके मुंह से सुना था हमने। जी, हाँ जी, एक झूठ होता है, एक महा झूठ होता है।
एक डबल महाझूठ होता है, एक शायद ट्रिपल महाझूठ भी होता हो, तो ये उसकी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल गलत है। इससे पहले कि आप कंदील बलोच के पढ़े, डिटेल्ड सारी मौजूद है वो तो, या तो फिर कंदील बलोच ज्यादा बड़ी पीरनी थी कि जिसको ये सारा पता चल गया। बरला साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? खान साहब कुछ कह रहे हैं और ओन चौधरी इस बात की नफी कर रहे हैं। देखिए, ओन चौधरी साहब के बारे में पहले भी एक दिन मैंने बात की थी कि ओन चौधरी साहब तो सारे मामलात में खुद होते थे। अब आज अगर उनकी दुश्मनी है, कल दोस्ती थी, तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारा माशरा किस अखलाकी गिरावट का शिकार है कि जब आप एक दूसरे के दोस्त होते हैं तो बहुत कुछ एक साथ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और जब आपका इख्तलाफ हो जाता है तो फिर आप चौक चौराहे में कपड़े धोने शुरू कर देते हैं। तो मैं ओन चौधरी की बात को बिल्कुल अखलाकी पस्ती समझता हूँ। चलें, ठीक है। 8 दिसंबर को जो है वो दलाइल तलब किए गए हैं कि केस ये काबिल समात है या नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं वो तब डिस्कस हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मौलाना साहब जो हैं वो क्या उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं होंगी? कुछ चांसेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे? मियाँ साहब का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि जी इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सदर मुमलिकत होंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या फिर नून लीग की। यानी कि जो एक डिस्कशन की जा रही थी कि एक गठजोड़ बन सकता है और उस गठजोड़ की के रिजल्ट में कौन प्रेसिडेंट होगा मुल्क का और कौन जो है वो वजीर आजम होगा, उसकी नफी करते हुए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये प्रेडिक्शन की है, या फिर उनको लगता है कि कोई सेटिंग हो चुकी है। इस पर मजर बरला साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया या इस तरह की कोई बातें वाकई चल रही हैं, कोई डील चल रही है, डिस्कशन चल रही है इस पे? हो सकता है उनकी ख्वाहिश भी हो, लेकिन मैं 2-3 बातें बताऊंगा मौलाना साहब के हवाले से जी कि मौलाना साहब को शौक तो बहुत है कि मैं वजीर आजम या सदर बनूं। शौक किसको नहीं होता बरला साहब? आपको जी जी, हाँ जी, मैं एक बड़ा दिलचस्प वाकया बयान करना चाहता हूँ। जी 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 जी। कि 2002 का जब इलेक्शन हुआ तो मौलाना साहब ज़ाहिर है MMA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीते जी जी, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवाबजादा नसरुल्लाह की क़यादत में ARD में थे। तो मुस्लिम लीग काफ के पास इतनी सीटें नहीं थी कि उनकी हुकूमत बन सके। ठीक है। तो नवाबजादा साहब ने इधर इस्लामाबाद में नवीद मलक के यहाँ डेरा लगाया होता था, तो रोज़ शाम को महफिल सजती थी। ठीक है। तो उसमें मौलाना साहब जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन भेजते थे कि मुझे वजीर आजम बना लें। अच्छा, वो फिर पीपल्स पार्टी वाले दोस्त जो हैं वो कहते थे, उसमें मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी शामिल थे। ठीक है। वो कहते थे कि अच्छा मौलाना साहब शेरवानी कैसे पहनेंगे, मौलाना साहब ने अगर सूट पहना तो वो कैसा लगेगा, वो तबसरे करते थे। हाँ जी। खैर जब बात नहीं बनी तो आखिर में पीपल्स पार्टी से पैट्रियाट ग्रुप बनाया गया और फिर जफरुल्लाह जमाली को 1 वोट की अक्सरियत से वजीर आजम बनाया गया। लिहाजा मौलाना साहब की वो फरमाइश जो है या ख्वाहिश जो है वो पूरी ना हो सकी। फिर उन्होंने कोशिश, एक और पुराना वाकया भी सुन लें, मौलाना साहब की ख्वाहिशें क्या क्या होती हैं। जब बेनजीर भुट्टो ना 1993 में वजीर आजम बनी जी जी, तो आसिफ अली जरदारी के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान को उमूर खारजा की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका सरबराह पहले बनाया गया। ठीक है। अच्छा जी, सरबराह बन गए मौलाना साहब। तो मौलाना साहब कहने लगे कि मैं दफ्तर खारजा में मुझे दफ्तर चाहिए। तो लोगों ने कहा कि मौलाना साहब आप पार्लिमानी कमेटी के सरबराह बने हैं, आपका फॉरेन ऑफिस से क्या ताल्लुक है, आप पार्लियामेंट में अपना ऑफिस ढूंढे। हाँ जी। तो खैर मौलाना साहब जिद रहे कि नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं वजारत खारजा में हूँ। ठीक है। अब जब पिछले साल रजीम चेंज हुआ, हाँ जी, तो उस वक्त इन पार्टियों का ये ख्याल था कि वजीर आजम के बाद हम सदर को हटाएंगे। तो सदर के लिए मौलाना साहब कोशिश करते रहे। ठीक है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी कोशिश करते रहे कि मेरी बहन को सदर बना दें। हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने हिसाब किताब किया तो इलेक्टोरल कॉलेज में इनके पास वोट नहीं थे उतने
कि ये आरफ अलवी को हटा सकते सकें, बिल्कुल ऐसे ही है। और आरफ अलवी की जगह नया सदर ला सकते। ठीक हो तो फिर मौलाना साहब की ख्वाहिश एक दफा फिर हसरत में बदल गई। ठीक है, अब वो नई ख्वाहिश के साथ आए हैं। हाँ जी। मेरा ख्याल है ये भी ख्वाहिश हसरत में बदल जाएगी। नुखैज साहब बड़ी अच्छी अच्छी सीट्स एंजॉय की हैं मौलाना साहब ने, और स्पेशली अगर हम ये कहें कि मियाँ साहब के दौर में की हैं तो शायद ये गलत बात नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे मेरी तस्वीर फरमा दीजिएगा। आपको लगता है कि मौलाना साहब जो हैं वो फिर से शेर हो गए हैं और उनको लग रहा है कि इस बार तो मेरी बात मानी जाएगी और बड़ी सीट मिलेगी मुझे? सुमेरा, एक बात तो याद रखें, मौलाना साहब निहायत बजला संज शख्सियत है। इनको कहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें बहुत ज़्यादा है। जो लोग उनके करीब रहे हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। जी जी। मौलाना साहब जुमला लगाना जानते हैं, जुमला बनाना जानते हैं, लतीफ़ सा तंज करना जानते हैं, गहरा तंज करना जानते हैं, चोट पहुंचाना जानते हैं, यानी जुमले की चोट। जुमले की चोट, हाँ जी। तो लिहाजा उनसे मंसूब किसी ऐसी जुमले पर यकीन मत करें जब भी कोई आपके सामने आए जुमला, अच्छा, कि उन्होंने बिल्कुल एक आमियाना सी बात कर दी होगी। मौलाना साहब जब बात करेंगे तो बात का जुमले का एक काटदार लहजा होगा। इतनी आमियाना बात, कोई खास बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन कोई भी बात आप सुने तो उसको ये तस्दीक जरूर करें, या आपको पता होना चाहिए कि ये जुमला मौलाना साहब की तरफ से आ सकता है कि नहीं। ठीक है। हमारी बदकिस्मती रही है कि खुसूसन पीटीआई ने न सिर्फ उनकी नकलें उतारी, उनको क्या क्या खिताबात नहीं दिए, उनके लीडर जो हैं वो चौराहे में खड़े होकर जुलूस से खिताब करते हुए मौलाना डीजल के नारे लगवाते रहे। ठीक है। और फिर चश्मे फलक ने यह भी देखा कि उनके साथ एक टीम भेजी गई मुज़ाकरात के लिए। जी, 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 ठीक है। बिल्कुल, तो मौलाना साहब जो हैं उनको इस मुल्क में कोई मौलाना सदर नहीं बन सकता या उसको हाँ, तो फिर सोचने की बात यह है। और नवाज शरीफ साहब उनको देंगे ये स्पेस? नहीं, ये नहीं मुझे, ये तो नवाज शरीफ से आप पूछे ना, मैं तो ये आपको बात बता। हालात क्या कह रहे हैं, आपको उनकी डिमांड हालात नहीं कुछ कह रहे, हालात करवट बदल जाते हैं। यहाँ आज हम ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते घंटे बाद क्या होगा, तो एक घंटे की प्रोडिक्शन नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे बता दूं कि वो सदर बनेंगे या नहीं। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश का तमस्खर उड़ाना गलत है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक साहब तो कहें कि मैं दोबारा वजीर आजम भी बनूंगा, हाँ जी, वो ठीक है, लेकिन एक साहब कहें कि मैं सदर बनना चाहता हूं तो ये गलत है। गलत है, हाँ। उनकी ख्वाहिश क्यों है सदर बनने की? तो मौलाना साहब एक निहायत ज़हीन शख्सियत है, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं, और एक दीनी मदरसा वो चला रहे हैं, आलिम दीन है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। इसलिए ये कहना कि जी उन्होंने ये कहा बार बार कि जी मुझे सदर बना दें या मुझे वजीर आजम बना दें, ये इक्तदार का खेल होता है। ठीक है। एक काउंसलर भी जो बनता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मुस्तकबिल में जाकर मैं वजीर आजम बनूं। ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि जिसको हम कहें कि उन्होंने क्यों गलत किया है। लिहाजा मौलाना सदर बनते हैं, मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि उनको बनना चाहिए। अच्छा, मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा उन्हें बनना चाहिए। कोई शक नहीं कि हमारे वो इतने उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। पाकिस्तान में सदर का होता तो एजाजी होता है ना परफॉर्मेंस। आरिफ अलवी साहब की क्या परफॉर्मेंस? इससे पहले जितने भी ओहदे उन्होंने एंजॉय किए वो एजाजी थे। ओहदे मैं आपको बताऊं ना, कुछ ओहदे ऐसे ही होते हैं जिनमें काम नहीं होता, ये एजाजी होते होते। गवर्नर का ओहदा क्या होता है? गवर्नर का क्या काम होता है? गवर्नर का एक एजाजी होता है। हमने तो नहीं कभी देखा गवर्नर बहुत ज्यादा, गवर्नर तो हम कहते हैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो कुछ एजाजी ओहदे होते हैं। और आप क्या समझती हैं कि ये ओहदे ना हो तो फजलुर रहमान साहब कभी जिंदगी में एंजॉय नहीं करते होंगे? नहीं, उनके पास कुछ नहीं कि वो उन्होंने ओहदों से एंजॉय करना है। लिहाजा अगर वो सदर बनते हैं तो मेरा ख्याल है उनको बनने का हक भी है, और बना भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर वो बनना चाहते हैं और उनके पास मुतलका वोट मौजूद है, बड़े बड़े सियासी लीडर, उनसे भी बड़े सियासी लीडर नजरें जमा के बैठे हुए, वो भी कोशिश करें जैसे। अच्छा, बाकी जमा के नजरें बैठे हैं लेकिन फजलुर रहमान साहब को नजर नहीं जमा। बल्ला साहब, ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि जो इत्तेहाद हो रहा है नून लीग में, नवाज शरीफ साहब में और मौलाना साहब में, उसमें हल्की सी धमकी सुनाई दी है मौलाना साहब की तरफ से कि अगर ये सदारत वाली सीट जो है उनको ना मिली, ये बड़ी सीट, तो वो इलेक्शन के खिलाफ बात करेंगे। और उनका एक बयान आया भी है, वो आपने सुना भी होगा। क्या वो इसी की कड़ी है? देखिए, ख्वाहिशों के घोड़े बहुत दौड़ाए जा सकते हैं। गुजारिश ये है कि जब पाकिस्तान का इलेक्शन होगा जी, तो इलेक्टोरल कॉलेज आ जाएगा प्रेसिडेंट का, हाँ जी, उसमें वोट होंगे तो मौलाना साहब बनेंगे ना सदर। ये कोई कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी थोड़ी है जो मौलाना साहब को मिल जाएगी और फिर वो कश्मीर का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ जी, ये बातें मैं
हकायक पर मबनी, इसलिए मेरी मौलाना साहब से दोस्ती है। ये इन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि वो बड़ा काटदार जुमला कहते हैं। मैंने एक दफा कहा उनसे, जी जी, मैंने कहा यार मौलाना, आप आलम दीन है, आपकी तो वैसे इज्जत है, तो आप सियासत क्यों करते हैं? हाँ जी, तो मुझे कहने लगा कि मैं इज्जत बचाने के लिए सियासत करता हूँ। अच्छा, तो मौलाना साहब का वो ये बात तो दुरुस्त है कि मौलाना साहब के जुमले काटदार हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि मौलाना साहब बहुत शुस्ता उर्दू बोलते हैं। बल्कि दो लोग पार्लियामेंट में, एक मौलाना साहब और एक शाह महमूद कुरैशी, ये बहुत शानदार उर्दू बोलते हैं। ठीक है, इनकी तकरीरें बहुत शानदार हैं। और जो तवील तरीन तकरीर है पार्लियामेंट में वो चौधरी इत्तेजाज अहसन साहब ने की है। हाँ वो जी, लंबी तकरीरें करते हैं, बिल्कुल, कैसे भूल निसार सकते अली हैं। खान साहब भी करते थे। हाँ जी, मगर गुजारिश ये है कि सदर के लिए चारों सूबों से वोट लेना पड़ता है, सेनेट से भी वोट लेना पड़ता है, कौमी असम्बली से भी वोट लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो इतनी अक्सरियत लाएंगे किधर से? वो तो नजर नहीं आ रही इतनी अक्सरियत। बिल्कुल लिहाजा मैं तो उनको सदर बनता हुआ नहीं देखता। ठीक है। अच्छा नुखैर साहब, साइफर की बात कर लेते हैं। इत्तेजाज अहसन साहब कह रहे हैं कि साइफर केस जो है वो बिल्कुल सिफर है, और उन्होंने ये कहा है कि जो साबिक चेयरमैन है खान साहब की वो बात कर रहे हैं कि उनको सज़ा देने पे ये लोग तुले हुए हैं। और साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे भी बात कर दी। उन्होंने कहा है कि उनको बुलाया गया है, तमाम यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि आप आ जाएं और सब कुछ आपका, इक़्तिदार भी आपका और बातें भी आपकी, केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं सुमेरा आज इत्तेफाक से ये जिस जगह तकरीब हुई, हाँ आपको पता है मैं इनवाइटेड था। जी जी बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी मेरी मसरूफियात थी, मैं नहीं जा सका। सोहेल वड़ाई साहब की किताब की तकरीब हाँ थी। जी बिल्कुल। और ज़िया नक्शबंदी साहब ने इसका एहतमाम किया था, अहबाब ने जाना था, बाकी लोग गए, मैं नहीं जा सका। वहाँ मौजूद होता तो कुछ और अहम बातें सामने आ जाती। बिल्कुल। लेकिन साइफर और सिफर वाली ये जो काफिया मिलाने की कोशिश है, ये तो हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब इत्तेजाज साहब काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में भी साइफर सिफर ये तो जी। हमेशा से वो कर रहे हैं, जितनी जब से ये काम चला है। जी। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 को, तो समझना मुश्किल है कि ये सारा क्यों किया जा रहा है। लेकिन चले वो तो पुरानी बात है ना, लेकिन ये तो अभी उन्होंने कहा ना कि नवाज शरीफ को लाया गया है, उनको आपने दो बातें की है ना, तो दोनों का मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि सेक्शन 5 जो है सीक्रेट एक्ट का, जी जी, मैं मफहूम उसका बता देता हूँ कि उसमें यह भी है कि अगर आपको कोई बात वजीर आजम तक पहुंची और उन्होंने किसी पब्लिक ऑफिस में किसी और जगह पे उसको लीक किया, तो फिर उसके बाद सजाएं हैं, जो 2 साल से लेकर 14 साल और एंड कोई अपना वर्स्ट केस में वो सजाए मौत तक जा सकते, वर्स्ट केस है। अच्छा, इसमें तो आपको याद होगा सहाफियों को बुला के, और वजीर आजम ऑफिस में या वजीर आजम ऑफिस में था, सहाफियों को बुला के उन्हें बताया गया था कि साइफर में क्या क्या है। ठीक है, एंड तक डरते रहे थे कि पता नहीं इसको खोलना चाहिए कि नहीं, या डिटेल बतानी चाहिए कि नहीं। तो इसको महज ये कह देना कि सिफर है, इसका मतलब है कि जो केसेस हैं उसको कायम करने वाले और उनको देखने वाले जजेस जो हैं वो सारे के सारे बाइस्ड हैं। जो केसेस दूसरों पे बने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे, जज भी बिल्कुल ठीक थे। नैब ने जो सजाएं दी थी वो ठीक थी, लेकिन वो जो सजाएं माफ की गई हैं वो गलत है। पहले चीखते रह गए हम कि नैब को खत्म कर दें, नैब को खत्म कर दें। अब ये चीख रहे हैं दूसरी पार्टी के, जी नैब को खत्म कर दें, नैब को खत्म कर दें। तो कौन सही था उस वक्त भाई? बाकी आपने दूसरी बात की नवाज शरीफ वाली, हाँ जी, ये सारी बातें नवाज शरीफ से तय पा चुकी हैं बकौल आपके, बकौल इत्तेजाज अहसन साहब। ठीक है ना। अब फिर आप बार फिर अगर सारी बातें तय पा चुकी हैं तो फिर रौला किस बात का? फिर जो आप कह रहे हैं कि बल्ला लहराएगा, बल्ला ही मैदान मारेगा, बल्ले ने ही ये करना है, फलां ने ये करना है, तो बकौल आपके सारी बातें तय पा चुकी हैं। मंजन तो सबने बेचना है, तैयारी तो सबने करनी है। शुक्र है, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने कह दिया। तो मंजन फिर बेचते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, बिलावल साहब भी बेच रहे हैं मंजन, तो अभी हम बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी क्या ये मंजन इत्तेजाज साहब नहीं बेच रहे? नहीं, वो अच्छा, वो पीटीआई से, हाँ नहीं, बहुत से लोग किसी जमात से नहीं है, लेकिन बड़े उनकी हिमायत जरूर करते हैं। सब किसी बेस पर तो वो बात करते हैं। नहीं, बार ऐसा बार नहीं शुरू होता, से ऐसा यही नहीं होता। बात। बाज़ औक़ात इंसान बायस्ड हो जाए तो वो ऐसी बातों पे भी अपना रद्द-ए-अमल देने लगता है जिसपे उन्हें नहीं देना चाहिए। अब आप उनकी अब इसका क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? परवेज खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नुखैर साहब, उनसे हम बात करते हैं। परवेज खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सर, ये कहा जा रहा है कि ये साइफर केस जो है ये सिफर है,
और सारी बातें पहले तय थी। एतजाज अहसन साहब की हम बात कर रहे हैं, वो इतने सीनियर हैं और सियासतदान भी बहुत सीनियर हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये सारा एक पहले सिनेरियो तैयार किया गया, एक माहौल तैयार करके नवाज शरीफ साहब को लाया गया है, और लेकिन साइफर की वो बात कर रहे हैं कि सिफर है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं एतजाज हसन मुझे बहुत अजीज है, मैं उसको कैसे चैलेंज कर सकता हूँ? लीगल माइंड है, वो जो कहता है उसको ज्यादा पता होगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ जी जी उसमें बहुत कुछ है। क्योंकि हम सादी सी बात है कि हम जब वोट लेते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, हम ओथ लेते हैं और कसम खाते हैं कि कोई मुल्क का राज हमें पता चले, कोई भी हो उसको ओपन नहीं करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं सिर्फ इस बात करता हूँ, अगर हमने कसम खाई है तो फिर तो राज को खोलना मेरे ख्याल में कानूनी गलत बात है, इनके खिलाफ थी। मैं तो यही कहता हूँ कि राज को ज्यादा पता होगा। अच्छा परवेज खटक साहब, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन की हम बात करेंगे, पीटीआई की, ये बार बार इसको जो है वो कलअदम करार देने की बातें हो रही हैं, चैलेंज किया जा रहा है। आपको लग रहा है मेरिट पे हुए, बिल्कुल जो आईनी और कानूनी तरीकाकार है उसको फॉलो किया गया पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है? तो इलेक्शन कमीशन के फैसले का नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इलेक्शन पीटीआई में एक ही बात सही हुआ है, जिससे तकरीबन 8 महीने हमारी कैंपेन रही है, वोटर लिस्टें की, वोट बने, मतलब फिर तहसील से लेकर ऊपर कर डिस्ट्रिक्ट, रीजन, जिला, सूबा, वफाक, ये सब कंटिन्यूस इलेक्शन हुए और मैं खुद उस इलेक्शन में लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा भी आया क्योंकि मुकाबला था और उसका रिजल्ट भी किसी ने उस पर इतराज़ नहीं किया। उसके बाद मेरे ख्याल में आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ सिलेक्शन है और हमें तो ये भी नहीं पता कि वोटर कौन थे, नॉमिनेशन पेपर। खटक साहब, आप उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसे जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने रिजेक्ट कर दिया था? वजीउद्दीन साहब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? जब अवाम ने एक फैसला कर लिया तो जस्टिस वजीउद्दीन को हमारे उनके इख्तिलाफात थे और वो हमेशा ऐसी बातें करते थे किताबी, तो अगर उसने रिजेक्ट किया तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे पाकिस्तान की पीटीआई ने रिजेक्ट। सही। अच्छा खटक साहब बताइएगा, साबिक चेयरमैन पीटीआई का सियासी फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, स्पेशली कमिंग इलेक्शन जो है उनमें? मुझे तो कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये फैसला फ्यूचर को अदालत ही फैसला करेगा, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। अदालत ही फैसला करेगा कि उसका फ्यूचर सियासत में है कि नहीं, और हम बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब अल्लाह को मालूम होगा, जो फैसला वो अल्लाह करे कानून के मुताबिक हो। चले वो अहल भी होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि जो मेजॉरिटी उन्हें मिली थी 2018 में वो दोबारा उनको मिल सकेगी इन इलेक्शंस में? क्योंकि तब तो आप इनके साथ थे। वो देखें, वो हो या ना हो, हम लोग तो सियासी में हम मुकाबला करते हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने शोबे के इंशाल्लाह बता सकता हूँ कि वो जो मेजॉरिटी उनको कहती में मिली थी तो अलग वो कभी नहीं मिल सकती, और ये वक्त बताएगा और इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा फिर मैं आपने जरूर पूछना कि आपकी बात सच्ची निकली या गलत। अच्छा परवेज खटक साहब, आप क्या प्लान कर रहे हैं? इत्तेहाद हो रहा है किसी पार्टी के साथ, कोई इल्हाक हो रहा है आपका, कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात? हो सकता है सीट एडजस्टमेंट हो जाए, हो सकता है मैं सोलो फ्लाइट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, वो लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं जिनका पीछे अपना वोट है, वो लोग मेरे नजदीक नहीं आ रहे हैं जिनका अपना वोट नहीं और हैसियत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं वो सिर्फ पीटीआई के वोट के लिए बैठे, उनके साथ में हैसियत कुछ भी नहीं इसके बगैर, तो मैं तो उनके पीछे जा भी नहीं रहा, ना उनको अप्रोच कर रहा। मैं तो उन लोगों को अप्रोच कर जो आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते थे। मुझे सारे सूबे का पता है कि कौन सी फैमिली है, कौन सा खानदान है, कौन सी पार्टी है, तो हमारी ग्रुपिंग डिफरेंट तरीकों से हो रही है। पहले मैं अपना ग्रुपिंग और अच्छे कैंडिडेट्स आ जाए, इंशाल्लाह बात मेरी हो रही है कि जहाँ जरूरत होगी जरूर हम चीज़ एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है परवेज खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जब वापस आएंगे कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो चैलेंज, इलेक्शन कमीशन में वो चैलेंज हो गए हैं, कलअदम करार देने की इस्तदा दी गई है। इस पर डिस्कशन करेंगे, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बरलास साहब, इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की जो है वो इस्तदा की गई है।
अब तो साफ लग रहा है कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी ये लग रहा है? अभी वक्फे से पहले आपने परवेज खान खटक को लिया हुआ था। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है परवेज खटक ने बड़े, वो सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी समझदारी से जवाब दिए हैं। बिल्कुल। और उनके जवाब जो हैं वो बहुत सी बातों को वाज़ेह कर रहे हैं कि किसकी अक्सरियत है या किसकी नहीं है। हाँ जी। या कौन इलेक्शन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन में मामला पहले भी गया था, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है और ज़रूरी नहीं कि ख्वाहिश पूरी हो। तो वो ये बंदा जो अकबर शेर बाबर है, ये लगा हुआ है को पिछले 10-12 साल से पीछे, पता नहीं किसके कहने पे लगा हुआ है। तो पीटीआई के पीछे लगा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं जी जी, उसके जो रिटर्निंग अफसर हैं नियाजुल्लाह न्यासी, उन्होंने बिल्कुल अपना जो इलेक्शन की ज़वाबत है उनको मद्देनज़र रख के इलेक्शन करवाया। ठीक है। और सारे कागजात समेत उन्होंने केस जमा कराया हुआ है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से शायद ये जो इतराज़ किया गया, इस इतराज़ को मुस्तरद कर दिया जाए। और जहाँ तक ये लोगों की सोच है या ख्याल है कि जी बल्ले का निशान छिन जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बल्ले का निशान छिने। और एक और खबर आपको देता चलूं कि जमात इस्लामी और पीटीआई का राब्ता हुआ है कि आपस में इत्तेहाद किया जाए। और एक इत्तेहाद उनका पहले है 2 जमातों से, ये MWM से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पहले है। तो जमात इस्लामी ने एक और पीटीआई के दरमियान राब्ता हुआ है कि कोई इत्तेहाद की शक्ल बनाई जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप ये भी सुन लें कि दोनों का इत्तेहाद हो गया। ठीक है नुखैर साहब, ये खबर है वाकई। चलें, पीटीआई के लिए भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है कि उनसे भी किसी ने इत्तेहाद करने की बातें हो रही हैं। इस्लामी के लिए तो बुरी खबर है। उनके लिए बुरी खबर होगी तो वो क्यों इत्तेहाद करेंगे? अच्छा, ये आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? बल्ला साहब तो कह रहे हैं कि ये खा भी रह जाएगा। मेरे पास इलेक्शन कमीशन। अच्छा जी जी, आपका सवाल इंटर पार्टी इलेक्शन, बिल्कुल। अच्छा बात सुने, जो अगर तो उनको प्रॉपर एविडेंस उनके पास मौजूद है अकबर एस बाबर साहब के पास, हाँ जी, अपने से रेलिवेंट, और वो सबूत दे देते हैं पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन में बेकायदगी हुई है, जी जी, तो अच्छी बात है। वो अपने तौर पे अपना केस लड़ना चाहते हैं, वो दें उसमें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे छोड़ें। और अगर इधर पीटीआई के पास सबूत मौजूद हैं, हाँ जी, कि बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं और पूरे ईमानदारी से हुए हैं, पूरे कानून पे अमल दरामद हुआ है, तो ये अपनी चीजें जमा करा दें। अब इस दौरान ये सवाल कौन सी पार्टी उठा रही है कि जी बल्ले का निशान छीनने की तैयारियां हो रही हैं? वही पार्टी उठाएगी जिसके पास सबूत पूरे नहीं होंगे। ठीक है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किसके पास क्या सबूत है, वो क्या आगे उन्होंने पेश करना है या इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, तो फिर छोड़े उस पर। लेकिन और ये पहले से ये फिजा बना देनी कि जी हमारे खिलाफ चूंकि फैसला आ सकता है, तो इसलिए वो फिजा ऑलरेडी आपके ज़हनों में। नुखैर साहब, एक सवाल और है मेरा यहाँ पे। अकबर एस बाबर साहब जो हैं, उनको पार्टी से इतना प्यार है, अगर उनकी इतनी एफिलेशन है, तो उनको नहीं लगता कि इस तरह चैलेंज करने से एक बल्ला जो है वो आपका एक इंतखाबी निशान है, आपकी पहचान है, लोग एफिलेटेड हैं, लोगों को पहचान है उसकी कि ये पीटीआई का निशान है, उनको नहीं इस खतरे का इल्म के अगर मैं ऐसा करूंगा तो लिंगर ऑन हो जाएंगी चीजें और उसके नतीजे में बल्ले का निशान जो है वो चला जाएगा? जो कुछ उनके साथ हो चुका है अकबर एस बाबर साहब के साथ, सुने नहीं, जाति नहीं, मैं बता रहा हूं ना, पार्टी की वजह से हुआ ना। और वो इसका जवाब अगर वो दें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं चले लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि वो ये जवाब देंगे, ठीक है, जी। वो आपसे कह सकते हैं कि जी मैं तो पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ लाइन पे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मैं सवाल नुखैर साहब से ये कर रही थी कि ठीक है, आपके साथ आपके सारे सबूत भी हैं आपके पास और आपने इसको चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, वो उसको आप इमोशनल क्वेश्चन ले लीजिए या जिस भी कॉन्टेस्ट में लेना चाहें, कि अगर आपने ये चैलेंज कर दिया है तो आपको इस बात का अंदाजा है, क्योंकि आप में बाकी सब लोग ये बात कर रहे हैं कि बल्ले का निशान जा सकता है, चीजें लिंगर ऑन हो जाएंगी, चीजें प्रोसेस में चली जाएंगी, तो आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप इस तरह से चैलेंज करेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, बिस्मिल्लाह, अगर मैं इसको चैलेंज ना करता ना जी, तो फिर बल्ले का निशान जाने के चांसेस बहुत बढ़ चुके थे। और मैं आपको समझाऊं कैसे।
अच्छा। कि बल्ला तकरीबन मुकम्मल तौर पर खतरे में था। जब ये इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया 23 नवंबर को, तो उसमें जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें वो लिखते हैं कि आपको ये मौका दिया गया कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं, आपने नहीं कराए, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये हम आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर इस दफा भी आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए अच्छा। तो हम ये बल्ले का निशान आपसे ले लेंगे उस कानून के तहत जिसका उसमें जिक्र है। अब इन्होंने जो इलेक्शन कराए वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैनुल अक़वामी नेशनल मुबसरीन है इंडिपेंडेंट, वो भी कह रहे हैं कि ये तो टोटल फ्रॉड था ना, इसमें तो कोई इलेक्शन का तो मामला ही नहीं था। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, फिर तो आप दूसरी स्टैंप लगा रहे हैं ना इसके ऊपर कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, लिहाजा बल्ले का निशान जो है उनके पास नहीं रहना चाहिए। सुने तो सही जी जी, बात मुकम्मल करें। जी जी। अच्छा, फर्ज कि आप ये मफरूजा कर लें कि मैं ये पिटीशन फाइल नहीं करता, ठीक है, जी जी, तो पहले भी तो इलेक्शन कमीशन ने 1 साल बाद इनके इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। तो ये जो ऑलरेडी मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी है और जो इंडिपेंडेंट मुबसरीन कह रहे हैं कि ये सारा फ्रॉड हुआ है, तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन की ये नोटिस में नहीं है तमाम मामला, तो आपके ख्याल में इस इलेक्शन को वो तस्लीम कर लेते? तो अगर वो इस इलेक्शन को खत्म कर दे तो हमेशा के लिए बल्ला चला जाता। तो मैं तो दरमियान में आ गया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड करें, साथ ही फौरन पीटीआई को हुक्म देंगे एक और फ्रेश इलेक्शन कराओ और इंडिपेंडेंट मुबसरीन के नीचे, और जब तक बल्ले को बेस पे रखो। तो मैं तो देखिए मैं तो बल्ले को बचा रहा हूँ। अच्छा ठीक है अकबर एस बाबर साहब, आप बल्ले को अपने लिए बचा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि फिर पार्टी के पास तो रहेगा निशान। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बरला साहब, अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं वो बल्ले को बचा रहे हैं, और मुझे तो वाकई यही लगता है कि वो अपने लिए बचा रहे हैं ये सारा प्रोसीजर करके। ये तो बड़ी खतरनाक बात बताई उन्होंने। शॉर्ट आंसर दीजिएगा क्लोजिंग का जाना। जो जी जी, मैं ये वही कह रहे हैं जो जावेद हाशमी आजकल कह रहे हैं कि नून लीग के टिकट पहले कहीं और जाएंगे, हाँ जी, या शायद सरकार अब्बासी जो कह रहे हैं, या मिफ्ता साहब जो कह रहे हैं, ये अकबर एस बाबर वैसी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं हर पार्टी में बातें करने के लिए, बस इनकी बातें सुने। ठीक है नखी साहब, आप भी इसका शॉर्ट आंसर दे दीजिए। शॉर्ट आंसर ये है कि पार्टी को बचाने का शौक होता तो कम से कम गैर मुल्की फंडिंग वाला केस ना आप पे करवाते। ठीक है ना? ज्यादा ही शॉर्ट आंसर दे दिया, इसमें सारे जवाब आ गए। बहुत शुक्रिया गुलन नुगैद अख्तर साहब आपका भी, बरला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नई डिस्कशन के साथ। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।